नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, वैलिडेशन में आज मैं आपके लिए लाया हूं हायर पेंशन से रिलेटेड 20 हाई कोर्ट के ऐसे जजमेंट जो एम्प्लॉयज के फेवर में आए हो। चाहे वो जजमेंट एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए हो, चाहे वो जजमेंट फाइनेंशियल बर्डन से रिलेटेड हो, चाहे वो जजमेंट प्रो राटा बेसिस के फॉर्मूला से रिलेटेड हो, या ऐसे जजमेंट जहां पर डॉक्यूमेंट्स की कमी होने की वजह से ईपीएफओ ने लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए थे और जजमेंट एम्प्लॉय के फेवर में आया है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम के जितने भी जजमेंट एक साथ हम कंपाइल कर सकते थे आपके लिए किया है, और ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाने भी वाला हूं और आपके साथ शेयर भी करने वाला हूं ताकि आप इसका पूरेपूर फायदा उठा सकें। दोस्तों, हम सबको पता है कि हायर पेंशन की इस जर्नी में ईपीएफओ ने एक ऐसा रवैया अपना लिया है जिसको हम कहते हैं लिटिगेशन टिल एट्रिशन। मतलब कि तब तक केसेस लड़ते रहो जब तक लोग मर ना जाए और हायर पेंशन के क्लेम वैसे ही खत्म हो जाए। अब दोस्तों, ये जो तरीका ईपीएफओ ने अपनाया ये बहुत ही कारीगर तरीका है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था हायर पेंशन के ऊपर वो आया था नवंबर 2022 में, और एप्लीकेशन फिलअप करने का जो समय था दोस्तों वो तकरीबन जून 2023 तक खत्म हो चुका था। जून 2023 से लेके जुलाई 2026 तक 3 साल ईपीएफओ इस किस्से को खींच पा रहा है, क्योंकि वो कोर्ट जा जाके समय खराब कर रहा है, कोर्ट का भी, एम्प्लॉयज का भी और खुद का भी। और दोस्तों, इससे पता है क्या होता है, जैसे ही ये समय खराब हो रहा है वैसे बहुत सारे जो अपीलेंट्स होंगे या बहुत सारे जो एम्प्लॉयज होंगे जो हायर पेंशन की आस लगाकर बैठे थे, आधे लोग मर चुके होंगे। और आने वाले समय में अगर ये जजमेंट बहुत जल्दी फाइनलिटी पर नहीं पहुंचा कि भाई ईपीएफ की हायर पेंशन मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, तो दोस्तों कई और लोग स्वर्ग सिधार जाएंगे और ईपीएफओ का जो मंसूबा है वो पूरी तरह से यहां से साकार हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि भाई आपको कम से कम लिटिगेशन करना है, जो मैटर पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं उस पे बार बार लिटिगेट नहीं करना है, और तकरीबन 20 हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आ चुके हैं जहां पर यह सिद्ध हो चुका है कि ईपीएफओ का जो रवैया है वो पूरी तरह से नाजायज है, कि जहां पर कोर्ट ने फटकार तक दिया है कि आपको लोगों को हायर पेंशन देनी चाहिए, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स नहीं लगाने चाहिए, आपको प्रो राटा बेसिस का फॉर्मूला नहीं लगाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स की कमी है फिर भी आपको एम्प्लॉयर के साथ सुलझाकर लोगों को हायर पेंशन देनी चाहिए। ऐसे भाटी भाटी के जजमेंट आए दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट केसेस चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट का जो खुद का डायरेक्टिव था कि मिनिमम लिटिगेशन किया जाना चाहिए, वो ईपीएफओ फॉलो नहीं कर रहा। तो दोस्तों, जब इस तरह से रवैया लिया जा रहा है, जब एंटी सीनियर सिटीजन रवैया यहां पर ले लिया गया है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम दोस्तों लड़ सकते हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने हक की लड़ाई लड़ी है उनके फेवर में किस तरह का जजमेंट आया है। और दोस्तों, इसीलिए ये कंपेंडियम आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं पहली डिस्क्लेमर दे दूं, ये कंपेंडियम मैंने नहीं बनाया है, जो हमारी एनसीपीए है, मतलब कि नेशनल कॉन्फेडरेशन फॉर पेंशनर्स एसोसिएशन जो है, उनके श्री बीएन अग्रवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में उनकी टीम ये कंपेंडियम बनाकर हमको फॉरवर्ड करती है और वो कंपेंडियम हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आपको ये 20 जजमेंट का टोटल कंपेंडियम पसंद आता है, तो एनसीपीए ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचिएगा। जिस जिस व्यक्ति को केस लड़ने की इच्छा है, जो आगे आना चाहता है, अपने हक के लिए लड़ना चाहता है, वो एनसीपीए को ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंपेंडियम का पीडीएफ कॉपी भी मैंने दिया होगा, और एनसीपीए किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने आपको दिया होगा। तो अगर आप इस लड़ाई को आगे ले जाना चाहते हैं, इस लड़ाई का पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली एनसीपीए को कांटेक्ट कीजिए और उनसे जुड़िए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको पता चलेगा कि भाई लड़ना कैसे है, उसके लिए जो भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट लगेगा, जो भी इंफॉर्मेशन लगेगी, वो एनसीपीए आपको प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा दोस्तों, हमारी यूनिटी बनेगी, और जब सीनियर सिटीजन यूनाइटेड हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया तरह से रिजल्ट्स आएंगे जो ऑलरेडी आ रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि जिन जिन लोगों ने हिम्मत की थी, कोर्ट में गए थे, उनके फेवर में किस तरह के फैसले आए हैं, और 20 तरह के अलग फैसले आने के बाद में फाइनल इसकी समरी क्या बनती है कि ईपीएफओ की पोजीशन आज इस पर क्या है और कोर्ट्स की पोजीशन इस मुद्दे पर हायर पेंशन के क्या है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहां हम स्टडी करेंगे हाई कोर्ट के 20 जजमेंट। अब दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर हमने आपको टोटल 20 केसेस का एक कंपेंडियम दे दिया है। ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज है, इसमें हम आपको बताएंगे कि भाई पेटिशनर्स कौन कौन थे, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पर्टिकुलर केस लड़ा था,
कौन से कोर्ट में लड़ा गया था, इसका रिट पिटिशन नंबर क्या था, और इसका ऑर्डर डेट कब आया था, और टोटल कितने रिट पिटिशंस एक एक इसमें कंसिडर किए गए हैं। तो दोस्तों जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ केसेस में 15, कहीं पर 10, कहीं पर 26, तो कहीं पर 76, मतलब कि 76 और 60 जजमेंट्स को एक साथ या रिट पिटिशंस को एक साथ कंबाइन करके कोर्ट ने यहां पर रिजल्ट्स दिए हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर एक रिट पिटिशन में कहीं पर एक आदमी है तो कहीं पर 400 लोग भी हैं। तो टोटल अगर आप इस 20 जजमेंट के लिए रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि टोटल कितने लोगों को रिलीफ मिला है, तो ये नंबर कम से कम 20 से 30 हजार लोगों तक जा सकता है। अब दोस्तों यहां पर इस डॉक्यूमेंट में हम आपको समरी देते हैं कि भाई पहले तो हमने आपको इंडेक्स दे दिया कि ये केसेस यहां पर है, उसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं कि हर जजमेंट का समरी क्या है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी कि कौन से जजमेंट की क्या क्या खासियत है। जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बताऊंगा भी। और उसके बाद दोस्तों आपको जो सबसे काम की चीज मिलने वाली है वो मिलने वाली है यहां पर, वो आपको मिलने वाली है टोटल कॉपीज, कि भाई हर जजमेंट की एक कॉपी आपको यहां पर अटैच करके हमने दे दी है। अब दोस्तों ये जो जजमेंट की कॉपी आपको यहां पर मिलने वाली है ये आपके लिए बहुत काम की, क्योंकि अगर आप खुद कोर्ट में जाकर लड़ने वाले हैं तो आपको रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। और अगर आप 20 केसेस के रेफरेंस दे देंगे कि देखिए 20 जगह पर अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग लोगों के केस में फेवर में जजमेंट दिया है, तो आपको मेरे फेवर में जजमेंट देना चाहिए। एक कोर्ट के ऊपर बाय डिफॉल्ट दबाव बन जाता है और एक अच्छा पुख्ता एविडेंस भी यहां पर बन जाता है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डॉक्यूमेंट बनाया किसने है? श्री बीएन अग्रवाल, जो एक एक्स चीफ जनरल मैनेजर सेल भिलाई प्लांट के हैं और प्रेसिडेंट है एनसीपीए की, मतलब कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन। तो चलिए दोस्तों मैं आपको फास्ट फास्ट पे बताता हूं कि भाई किस तरह से एक एक केस की क्या क्या खासियत थी और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर थे। ये डॉक्यूमेंट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आपके लिए ये फायदेमंद होगा जरूर। उसी के साथ साथ अगर आप एनसीपीए खुद ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अग्रवाल जी का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा, आप उसको कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि पहले केस में किस तरह का जजमेंट आया था। जो पहला केस लड़ा गया था दोस्तों, ये लड़ा गया था 22 सितंबर 2023 इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब दोस्तों इसके पहले भी कुछ केसेस हुए होंगे, पर शायद ये जजमेंट बहुत जल्दी आ गया था, इसलिए हम इसको पहला जजमेंट कह रहे हैं। यहां पर जो हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश है उन्होंने कहा था अलाउड पेंशन ऑन हायर वेजेस रादर देन ऑन द स्टैंडर्ड सीलिंग लिमिट्स। कोर्ट ने यहां पर हायर वेजेस के ऊपर पेंशन देने के लिए अलाउ कर दिया था और स्टैंडर्ड लिमिट्स की कंसेप्ट को खारिज कर दिया गया था। ऊपर से ये भी कहा था कि भाई आपको 3 महीने के अंदर इस जजमेंट को इंप्लीमेंट करना होगा, लोगों को एरियस दे देना होगा, जो भी उनका पेंडिंग है उनकी पेंशन स्टार्ट कर देनी होगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो 3 महीने बाद जो भी राशि एम्प्लॉय की बनती है उसके ऊपर 9% का आपको इंटरेस्ट भर के देना होगा। और दोस्तों इसी केस में यह भी कहा गया था कि प्रो राटा फॉर्मूला अनजस्टिफाइड है। प्रो राटा के लिए यह पहला केस था जहां पर रणजीव पॉल जी ने फाइट किया था और प्रो राटा के कंसेप्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था यहां पर। लेकिन ये जो जजमेंट आया था ये उस आदमी के लिए एप्लीकेबल था जिसने केस डाला था। लेकिन ऐसा ही एक और जजमेंट रिसेंटली इस साल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का आया है, जो जजमेंट इन रेम है, जो भारत भर हर व्यक्ति के लिए एप्लीकेबल है कि भाई किसी भी व्यक्ति को अगर प्रोराटा बेसिस के फॉर्मूले पे हायर पेंशन मिल रही है तो ईपीएफओ में एप्लीकेशन देके अपना प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला हटा सकता है, अपनी हायर पेंशन बढ़ा सकता है। ये खासियत थी जजमेंट इन रेम की, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम उस केस पर आएंगे। अब दोस्तों उसके बाद मुरलीधरन जी का केस आया था मद्रास का, उसमें भी सेम चीज कही गई थी कि भाई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट वाली जो चीज है वो हटाओ, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स को का आसरा लेके मत आगे चलो, आप एक्चुअली लोगों को हायर पेंशन दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वही कहता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था 2 सितंबर 2025 को, यह आया था मद्रास हाई कोर्ट के मदुराई बेंच से। यहां पर कोर्ट ने नोट किया था restriction of the pension contribution to the wage ceiling was merely due to historical non-exercise of joint option, not a legal bar within the trust rules that the employees exited from the PF are also entitled for higher pension। यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्लियर कहा था
कि भाई अगर किसी व्यक्ति को हायर पेंशन नहीं मिल पाई है तो उसको इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि सही टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाया। इसमें ट्रस्ट रूल का कोई लेना देना नहीं है, और अगर उस आदमी ने अप्लाई किया है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आने के बाद तो उसको हायर पेंशन देनी चाहिए। और दोस्तों ये पहला वो जजमेंट था जहां पर 18 जनवरी का जो सर्कुलर आया था, एक ड्रैकोनियन सर्कुलर ईपीएफओ ने इशू किया था, जहां पर बोला गया था कि ट्रस्ट रूल को ही मायने लेकर चलना होगा। अगर ट्रस्ट रूल किसी भी तरह से सीलिंग लिमिट इंपोज कर देता है तो फिर कोई भी लॉ हो, कोई भी कानून हो, उसको आपको फॉलो नहीं करना है, आपको सीधा सीधा लोगों के फॉर्म रिजेक्ट कर देने हैं। और दोस्तों इस ड्रैकोनियन सर्कुलर को 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को पहली बार अगर किसी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था तो वो था मदुराई बेंच का, मद्रास हाईकोर्ट का मदुराई बेंच, जो 2 सितंबर 2025 को जजमेंट रिलीज करता है कि भाई इस सर्कुलर को साइड कर दिया जाए। उसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में बहुत सारी केसेस चले, और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में क्या बढ़िया जजमेंट्स है। अगर आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेंगे एक के बाद एक सीरीज में जजमेंट आते ही गए, और सारे के सारे जजमेंट दोस्तों एम्प्लॉयज के फेवर में आए हुए हैं। यहां पर कहा गया था अनुराधा रॉय वर्सेस अदर्स का जो केस था, जो 14 नवंबर 2025 को इसका जजमेंट आ गया था वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट से, और यहां पर कहा गया था सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट ऑब्जर्व और डायरेक्ट दैट द ट्रस्ट रूल्स ऑफ एन एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट हैड टू बी अमेंडेड इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द बेनिफिट टू इट्स एम्प्लॉइज। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी ट्रस्ट रूल की बात नहीं की है, या उसको मायने में रखने के लिए कोई बात नहीं की है कि उसको कंसीडर करके आपको हायर पेंशन देनी चाहिए। ये पहली बार अगर किसी कोर्ट ने कहा था तो ये कहा था वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने। यहां पर इन्होंने क्लियरली बोला था कि clarification in the circular dated 18 January 2025 is totally against the directions of Supreme Court, as the EPFO authority has given its own contradictory and violative interpretation as against the directions observations of Supreme Court। दोस्तों 14 नवंबर 2025 को वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने कहा था कि जो क्लैरिफिकेशन ईपीएफओ हेड ऑफिस ने 18 जनवरी 2025 को दिया था वो टोटली अगेंस्ट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के, और जो भी ऑब्जर्वेशन ईपीएफओ अथॉरिटी ने सर्कुलर में दिया है वो पूरी मनगढ़ंत कहानियां हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वॉयलेटिव है ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और एक और फटकार भी यहां पर लगाई गई थी कोर्ट से, वो कहा था conduct of the EPFO authorities is not only against the principle of natural justice but is also clearly an abuse of the process of law। दोस्तों यहां पर बहुत क्लियर तरह से कोर्ट ने कहा था कि जो कंडक्ट है ईपीएफओ ऑफिशियल्स का हायर पेंशन के केसेस को हैंडल करने का, वो ना सिर्फ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, लेकिन प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज कर रहा है, लॉ को यूज कर करके कोर्ट में जा जाके डिले कर रहा है, और जो एस्टैब्लिश्ड लीगल प्रिंसिपल्स है उसको वायलेट करके लोगों को यहां पर परेशान किया जा रहा है, ऐसा कोर्ट का यहां पर कहना था। बहुत तगड़ी फटकार यहां पर लगाई थी, और वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने भी 18 जनवरी 2025 का जो सर्कुलर था उसको स्क्वैश कर दिया था। अब दोस्तों उसके बाद वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट आए, और ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस है कि जैसे उस केस में कहा गया था अनुराधा राय जी के, वही लैंग्वेज हर केस में यहां पर वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट ने यूज की है। अब दोस्तों उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में 19 दिसंबर 2025 को एक जजमेंट आया श्री अतुल कपूर एंड अदर्स वर्सेस सीबीटी ईपीएफओ की केस में। अतुल कपूर जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, और इन्होंने बहुत सारे लोगों को, तकरीबन 400 लोगों को साथ लेकर एकजुट होकर लड़ाई यहां पर उन्होंने लड़ी थी, और लड़ाई लड़ते हुए केस जीता भी। और दोस्तों यहां पर जो कहा गया था इस केस में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था इफ एनी अमेंडमेंट इज कार्ड आउट इन द प्रोविजंस ऑफ द प्रोविडेंट फंड स्कीम which is more beneficial to the employees, the same shall be automatically applicable to the employees without amending the trust rules। मतलब कि अगर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जहां पर ट्रस्ट रूल्स कुछ तो भी कहते हैं और ईपीएस पेंशन स्कीम कुछ तो भी कहती है, क्योंकि ईपीएस पेंशन स्कीम एक स्टैट्यूटरी लॉ है, तो लॉ के प्रोविजन हमेशा ही प्रिवेल करेंगे, ट्रस्ट रूल्स वहां पर प्रिवेल नहीं करेंगे। और ये जो प्रोविजन है दोस्तों भारत के सारे पीएफ ट्रस्ट के रूल्स में है ही, कि अगर कुछ भी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन आ जाता है, कुछ ऐसा लॉ आ जाता है, ऐसा कोई कानून आ जाता है जो लोगों को बेनिफिट करवा सकता है, तो उसी को मान्य धरा जाएगा, ना कि छोटी मोटी ट्रस्ट रूल्स को जो लॉ के नीचे आते हैं, लॉ के ऊपर नहीं आता है। उन्होंने यहां पर यह भी कहा था पेंशन स्कीम कैन नॉट बी डिक्लाइंड बिकॉज सम रूल्स ऑफ द ट्रस्ट से अदरवाइज विच आर ओनली एप्लीकेबल टू द प्रोविडेंट फंड। इस केस में यह बात भी कही गई थी कि जो एग्जेम्प्टेड स्टेटस है आपका, वो एग्जेम्प्टेड स्टेटस किस चीज का है,
वो पीएफ ट्रस्ट का है, ना कि ईपीएस के लिए है। मतलब कि जो पेंशन स्कीम है वो एग्जेम्पशन के अंडर नहीं आती। तो जो ट्रस्ट रूल्स है वो एक्चुअली ईपीएस को गवर्न करती ही नहीं है, ईपीएस के कंट्रीब्यूशन को गवर्न करते ही नहीं है, वो यहां पर क्लियरली कहा गया था। और इसीलिए ट्रस्ट रूल्स जो है उसको ईपीएस के लिए अप्लीकेबल ना किया जाए। जो भी लॉ ऑफ द लैंड है वो अप्लीकेबल होगा, भले वो ईपीएस स्कीम होगी या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा, जो लॉ ऑफ द लैंड होगा वही यहां पर अप्लीकेबल होगा, ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था। उसके बाद दोस्तों फिर से एक बार वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट में चीजें आई थी और वहां पर 20 जनवरी 2026 को एक साथ बहुत सारे केसेस के रिजल्ट्स आ गए थे दोस्तों। वहां पर एक बहुत काम की चीज यहां पर कही गई थी कि even though admittedly there is not a single word in the judgment in Sunil Kumar B about internal trust rules of an establishment। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर कोर्ट ये कह रहा है कि ईपीएफओ ने मनगढ़ंत कहानियां रचकर ट्रस्ट रूल्स को बीच में लाकर लोगों के फॉर्म्स रिजेक्ट कर दिए, उनके हायर पेंशन डिनाई कर दी, जबकि एडमिटेडली ईपीएफओ ने खुद इस कोर्ट केस में एडमिट किया है कि सुनील कुमार बी का जो केस आया था 2022 का, जो सुप्रीम कोर्ट का हायर पेंशन का जजमेंट आया था, उसमें एक सिंगल वर्ड भी ट्रस्ट रूल्स के बारे में नहीं कहा गया है। और दोस्तों ये किसने बोला था? ये ईपीएफओ ने खुद कोर्ट में बोला था। और अगर आपको चाहिए इसकी कॉपी तो इसी डॉक्यूमेंट में नीचे में है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट ने यहां पर फटकार लगाई थी। फिर दोस्तों बहुत सारे केसेस आए और उसके बाद बहुत एक अलग सा केस आया, वो आया हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे का। अब बहुत लोगों का ऐसा केस होगा जहां पर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, हायर पेंशन का फॉर्म चला गया, फिर ईपीएफओ ने बोला एम्प्लॉयर को कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट और चाहिए। एम्प्लॉयर ने बोला वो डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, आप एम्प्लॉय से मांग लो। एम्प्लॉय से पूछा गया, एम्प्लॉय ने बोला मेरे पास कहां से आएंगे डॉक्यूमेंट? भाई जो पेंशन होती है वो एम्प्लॉयर मेरा पीएफ ट्रस्ट में डालता है, पीएफ ट्रस्ट जो है वो डालती है ईपीएफओ में, तो मुझे क्यों पूछ रहे हो, मेरा क्या लेना देना है? बिल्कुल सही बात थी। इसमें एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही काम होता है ईपीएस में, पैसा कंट्रीब्यूट कर देना। एक बार वो कंट्रीब्यूट कर दिया तो उसकी पीएफ ट्रस्ट जाने, उसका एम्प्लॉयर जाने और ईपीएफओ जाने कि इसमें क्या खिचड़ी पक रही है। कोर्ट ने बहुत क्लियर तौर पर कहा था कि भाई इस चीज के लिए कि लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर है, कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ रहा है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए ईपीएफओ को एम्प्लॉयर को जिम्मेदार पकड़ना चाहिए, पीएफ ट्रस्ट को जिम्मेदार पकड़ना चाहिए, उनके साथ जो करना है करे, डाटा ले, लेकिन व्यक्ति की जो एम्प्लॉय है उसकी हायर पेंशन को नहीं रोका जा सकता। तो किसी का अगर ऐसा केस है दोस्तों कि आपके केस में डॉक्यूमेंट की कमी के वजह से जो डॉक्यूमेंट आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट आपके पास थे ही नहीं, वो डॉक्यूमेंट एक्चुअली दिए जाने चाहिए थे आपके एम्प्लॉयर ने, और फिर भी अगर आपकी हायर पेंशन डिनाई की जा रही है, तो आप ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का 26 जनवरी 2020 26 फरवरी मार्च 2026 का जो जजमेंट किरण जाधव जी का आया था, उसमें दोस्तों ये बात कही गई है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फायदे के लिए, जिससे डॉक्यूमेंट की कमी कोई बड़ा रीजन नहीं रह जाएगा। आप कोर्ट में जाएंगे, ये जजमेंट कॉपी उठा के दे देंगे, तो कोर्ट भी ये बोलेगा कि यस बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके ऊपर ऑलरेडी डिसीजन दे दिया है, तो भाई बिना डॉक्यूमेंट के भी इनको हायर पेंशन दी जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट था। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया था, ये आया था दोस्तों अप्रैल 2026 में, 30 अप्रैल 2026 को, हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। और दोस्तों यहां पर कुछ बहुत बढ़िया चीजें थी। ये जो जजमेंट आया था कर्नाटका हाई कोर्ट का, इसमें बहुत सारे लोगों का, मतलब तकरीबन 5000 लोगों के डिफरेंट डिफरेंट रिट पिटिशंस एक साथ लिए गए थे, और ये सारे रिट पिटिशन का जो जजमेंट आया था वो आया था एम्प्लॉयज के फेवर में। यहां पर कुछ काम की चीजों ने कही थी, वो कहा था कोर्ट हैज रिजेक्टेड द ईपीएफओ's plea of financial burden stating that legal entitlements cannot be denied for budgetary reasons। जो ईपीएफओ बार बार रोते रहता है ना कि भाई अगर हम ये स्कीम लगा देंगे तो फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा, ईपीएफओ का फंड खत्म हो जाएगा, देश खतरे में आ जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ये आर्गुमेंट बाय नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये जजमेंट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ध्यान में रख के दिया होगा। और भाई फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस कुछ भी हो, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो आपको फिर वो इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आपको बजटरी प्रोविजंस चाहिए तो जाके सरकार से मांगो, एम्प्लॉय के हक मत छीनो, यहाँ पर कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा गया था। फिर उन्होंने कहा गया था कि इन इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ट्रस्ट रूल्स एंड स्कीम 1995 वन विच इज फेवरेबल टू एम्प्लॉय विल प्रिवेल, कि भाई ट्रस्ट रूल्स और स्कीम के बीच में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ट्रस्ट रूल प्रिवेल नहीं कर सकते, जो भी लॉ ऑफ द लैंड होगा वो प्रिवेल करेगा, और उसमें भी जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा
वो प्रिवेल करेगा। दूसरी चीज जो जम के फटकार यहां पर लगाई गई थी वो हाई कोर्ट ने कहा था, कर्नाटक हाई कोर्ट ने, इट इज अ केस ऑफ नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज अंडर द एक्ट 1952। मतलब जो अथॉरिटीज फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगा रहे, बिल्कुल भी अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस फॉर्म को रिजेक्ट करते जा रहे हैं, ये कह के कि ट्रस्ट रूल अप्लाई नहीं होता, हमारे ऑफिस का एक सर्कुलर आ गया था, जैसे ऑफिस का सर्कुलर ना हो शाहजहां का फतवा हो कि भाई उसको ले लेके हर चीज को खारिज कर दिया जाए, भले वो लीगल हो या ना हो। एक सरकारी नौकर का ये काम होता है कि एप्लीकेशन ऑफ माइंड करे, और अगर उसको लगता है कि ये जो भी प्रोविजन हमारी कंपनी या हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो बना रहा है ये गलत है, तो अपने ऑर्गेनाइजेशन को जाके समझाए कि भाई ये किस तरह के रूल आप ला रहे हो जिससे कोर्ट के रूल्स का वायलेशन हो रहा है, कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है, लॉ का वायलेशन हो रहा है। तो बिल्कुल भी एप्लीकेशन ऑफ माइंड यहाँ पर नहीं किया गया था, ऐसा कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर कहा था। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया जजमेंट आया रिसेंटली 27 मई 2026 को, 27 मई 2026 को हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, जिसमें दोस्तों एक बढ़िया चीज हुई। बढ़िया चीज पता है क्या हुई? इसमें तीन चीजें निकली। पहला था प्रोराटा फॉर्मूला को खारिज कर दिया गया। अगर प्रोराटा फॉर्मूला खारिज हो जाता है तो उसकी वजह से हर व्यक्ति की जिसको हायर पेंशन मिल रही है उसकी कम से कम 12 से 20% पेंशन बढ़ने वाली है। मतलब किसी को अगर 40,000 पेंशन मिल रही थी तो दोस्तों उसको 48,000 से 50,000 पेंशन यहाँ पर मिल सकती थी। दूसरी, जो आपकी वेजेस ली गई थी आपसे, आपको डिमांड लेटर देते वक्त जब आपसे कुछ पैसा मांगा गया था कि आप इतना पैसा भरिए उसके बाद हम आपको हायर पेंशन देंगे, तो जो आपको वेजेस कैलकुलेट करके दी थी कि भाई देखिए इसके हिसाब से आपकी इतनी डिमांड बनती है, इतना पैसा आपको वापस करना है, और जब आपको पेंशन दी गई तो उस वक्त जो वेजेस को कैलकुलेट किया गया था उसमें एक डिस्पैरिटी थी। मतलब लेने और देने में वेजेस अलग अलग तरह से कैलकुलेट किए गए थे, और तकरीबन हर 50 लाख के लिए 1 से 1.5 लाख का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था, और यहाँ पर भी कोर्ट ने कहा था कि आपको पेंशन बढ़ा के देनी होगी। तीसरी चीज जो पंजाब हाई कोर्ट ने कही थी वो ये कही थी कि अगर किसी व्यक्ति का पीपीओ लेट इश्यू हो रहा है, मतलब कि आपको एक डिमांड लेटर आया, आपने पैसा जमा कर दिया और जमा करने के बाद में बहुत समय लग गया, 6 महीना लग गया, 7 महीना लग गया आपका पेंशन ऑर्डर आने के लिए, तो ये जो डिले होगा इसके लिए 8% का इंटरेस्ट रेट ईपीएफओ को पे करना होगा। डिमांड लेटर मिलने के 15 दिन के अंदर ईपीएफओ को लोगों का पीपीओ बना देना चाहिए, और अगर वो पीपीओ नहीं बना रहे हैं तो 8% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था। और सबसे चांदी वाली चीज पता है क्या हुई थी? ये जो जजमेंट साहब ने दिया था, जज साहब ने दिया था, वो जजमेंट इन रेम कर दिया। जजमेंट इन रेम की एक खासियत होती है कि रेम वाला जजमेंट पैन इंडिया हर उस व्यक्ति को अप्लीकेबल हो जाता है जिसकी सिमिलर सिचुएशन है, उसको अलग से कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, अलग से केस डालने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी भी सिमिलर मनस्थिति है या सिमिलर कंडीशन है तो उसको ये जजमेंट ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल हो जाएगा। तो भारत भर जिन जिन को प्रोराटा बेसिस के ऊपर पेंशन मिल रही थी वो उस जजमेंट का फायदा लेकर ईपीएफओ में एप्लीकेशंस दे सकते हैं। एप्लीकेशन किस तरह से देना है उसका फॉर्मेट दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से एप्लीकेशन को भरा जाए, उसको किस तरह से समझाया जाए, क्या फायदा होगा, तो उसके लिए 2-3 वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसके लिंक आपको इस वीडियो के एंड में एंड स्क्रीन पर दिख जाएंगे। आप वहां से किसी भी वीडियो पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो बनाए मैंने 15 से 20 मिनट के, आप देखेंगे आपको आइडिया आ जाएगी, आपको कॉपीज मिल जाएंगी, जजमेंट की कॉपी भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन का एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी मिल जाएगा। आपको बस उसमें आपका नाम पता सब भरना है, आपके ईपीएफओ के डिटेल्स भरने हैं, और आपको उस ईपीएफओ ऑफिस में जाके सबमिट कर देना है जहां से आपका पीपीओ इश्यू हुआ था, और बस आपका काम हो गया। फिर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो अपना काम करेगा और आपका प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला हटवाकर आपको बढ़ी हुई पेंशन दिलाएगा। और दोस्तों जो आखिरी केस हमारे इस कंपेंडियम में है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिटिगेशन की प्रोसेस में आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डालते हैं, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि अगर ईपीएफओ केस वो हार जाता है तो उसकी अपील करता है डिवीजन बेंच में, जहां पर 2 से ज्यादा जजेस बैठते हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है। तो दोस्तों सारे केसेस जितने भी जजमेंट आज तक आए थे मैक्सिमम ईपीएफओ चैलेंज कर चुका था, लेकिन डिवीजन बेंच में अभी तक किसी का भी निर्णय नहीं आया था। ये पहला डिवीजन बेंच का जजमेंट है, मदुराई बेंच मद्रास हाई कोर्ट का, जिसका जजमेंट 9 जुलाई 2026 को आया हुआ है, जहां पर डिवीजन बेंच ने डिसमिस कर दिया ईपीएफओ के सारे अपील्स को। जो जो कोर्ट के अपील
कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में ईपीएफओ ने अपील किया था, वो सारे के सारे डिसमिस कर दिए गए हैं और पिटिशनर्स मतलब कि जो एम्प्लॉयज थे उनके सारे पिटिशन एक्सेप्ट कर लिए हैं और उनको पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया है और ये भी कहा है कि 1 महीने के अंदर सबको पेंशन इश्यू हो जानी चाहिए जिन जिन के रिट पिटिशन यहां पर आए थे। और मैं बता दूं 60 रिट पिटिशन थे दोस्तों, 60 मतलब कम से कम 5000 से 6000 लोगों को ये जजमेंट अप्लीकेबल हो जाएगा, उनकी पेंशन पुख्ता तौर पर यहां पर शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे टोटल 20 केसेस। इस मदुराई बेंच का जो जजमेंट आया है उसकी अभी डिटेल्ड कॉपी बाहर नहीं आई, बस समरी हमारे पास है। डिटेल्ड कॉपी जैसी आ जाएगी मैं पूरा पढ़कर आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा कि किस तरह से बेहतरीन जजमेंट हम सबके फायदे में आ सकता है। तो दोस्तों जब ये 20 पेजेस की समरी यहाँ पर 20 जजमेंट की समरी यहाँ पर खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी यहाँ पर अग्रवाल जी ने दिए, इसको पढ़ लेते कि इससे फाइनली साबित क्या होता है। जो 20 जजमेंट्स है इसका समरी क्या बनता है। The compiled judgments across various high courts post the 2022 Supreme Court ruling establish a clear, unwavering judicial consensus in favor of the pensioners seeking pension on higher wages. The core legal principles reinforced by the courts can be summarized as follows. Primacy of statutory law over trust rules. कि भाई स्टैट्यूटरी लॉ जो है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो या हाई कोर्ट की जजमेंट हो या जो पेंशन स्कीम हो, वो सबसे सुप्रीम होगी, उसी की प्राइमेसी होगी, ट्रस्ट रूल्स की प्राइमेसी नहीं होने देंगे। Restrictive internal bylaws or unamended trust rules of exempted establishments cannot override, curtail or negate an employee's statutory right to higher pension. Internal bylaws, internal trust rules जो है वो कानून ने जो हक दिए हैं एक सिटीजन को इंडिया के या किसी ईपीएस के मेंबर को, वो इंटरनल बायलॉज और ट्रस्ट रूल्स उस हक को नहीं छीन सकते। इनवैलिडेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ईपीएफओ सर्कुलर डेटेड 18/1/2025 18 जनवरी 2025 का जो सर्कुलर आया था, जो हर चीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, प्रोराटा बेसिस का फॉर्मूला लगा दिया था, ट्रस्ट रूल की बात कर दी थी और सारे रीजनल पीएफ ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दे दिया था कि भाई इसी के बेसिस पे हायर पेंशन देना है, उसको निगेट कर दिया इन सारे जजमेंट्स ने। रिजेक्शन ऑफ द फाइनेंशियल बर्डन आर्गुमेंट, जो ईपीएफओ बार बार रो रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं बचेगा, अगर हम हायर पेंशन लगा देंगे हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फाइनेंशियल बर्डन की बात मत करो, पहले हायर पेंशन दो, पैसा चाहिए तो सरकार से मांगो, ये कोर्ट ने एकदम क्लियर तौर पर यहां पर बता दिया है। एंड क्लियर मैंडेट ऑफ फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस इंप्लीमेंटेशन, कि भाई जितना भी हायर वेजेस का पेंशन देना है उसको देना ही है, इंप्लीमेंट कीजिए, लिम्बो में मत रखिए, लिटिगेशन टिल एट्रिशन मत कीजिए। तो दोस्तों आज की हमारी ये कोशिश थी कि आपके सामने कम से कम 20 जजमेंट के बारे में एक कंपाइलेशन में आपको लाके दूं, एक डॉक्यूमेंट जो मेरे पास एनसीपीए के थ्रू आया हुआ है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। और एनसीपीए भी ये शेयर इसीलिए आपके साथ कर रहा है ताकि हम चाहते हैं जिन जिन लोगों का हक छीन लिया गया है हायर पेंशन का, वो अपना अपना ग्रुप बनाए और कोर्ट में जाए और अपनी दलीलें पेश करें। और जब उनको दलील पेश करनी होगी तो वो फर्म बैकिंग के साथ जाए, कुछ ऐसा नहीं कि अफलातून दलील दी जा रही, बिल्कुल जजमेंट्स के साथ जाए। हमने आपको 20 जजमेंट यहां पर दे दिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, ये दिखाइए। और 20 जजमेंट कोई भी हाई कोर्ट देखने के बाद ये बोलेगा कि भाई 20 बार इस टॉपिक के ऊपर डिलिब्रेशन हो चुका है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय के फेवर में ही वो जजमेंट आएगा और फास्ट ट्रैक बेसिस पर आएगा। दोस्तों पहले एक एक डेढ़ साल लगता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कुछ ऐसे केसेस जो 3 साढ़े 3 महीने 6 महीने में भी सेटल हो चुके हैं। तो अभी तक अगर आप सिर्फ कोर्ट इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, तो मैं आपको बता दूं इस 20 जजमेंट की कॉपी देने के बाद 3 से 4 महीने में आपके जजमेंट का निर्णय आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो डेफिनेटली आप इस कॉपी को इस्तेमाल कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए दोस्तों, क्योंकि अगर हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो सोचिए हायर पेंशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट आप सिर्फ इसलिए खो देंगे कि हमने अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि भाई अपने अपने हक के लिए लड़िए। ये सब डॉक्यूमेंटेशन जो हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, इसको सिर्फ सुनिए मत, देखिए मत, इसको इस्तेमाल कीजिए, अपना हक लीजिए, क्योंकि हायर पेंशन हर उस ईपीएस मेंबर का हक है जिसने जिंदगी भर कंट्रीब्यूट करके ईपीएस के फंड को बढ़ा किया है। दूसरा, हमने इस देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, हमको हमारे कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए। और उसी लिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे लिए रास्ता खोला है तो हम हायर पेंशन को लेंगे ही लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ा सा वैल्यूएशन किया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए
या आपको लगता है कि आपके पास हमको देने लायक कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी दी इन्फॉर्मेशन हम सब तक पहुंचाते हैं। हमारी 50,000 से ज्यादा की फॉलोइंग है और 50,000 से ज्यादा लोग हमारे वीडियोस देखते हैं, तो आपकी दी इन्फॉर्मेशन उन 50,000 लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है, जो लोगों को मदद कर सकती है, तो कृपया करके छिपाइए नहीं, हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपका नाम लेके इस वीडियो में बताएंगे। जैसे बी एन अग्रवाल जी ने डॉक्यूमेंट बनाया तो हम बी एन अग्रवाल जी का नाम लेके बता रहे हैं, उस तरह से हम आपका नाम लेके आपको क्रेडिट देते हुए इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोगों की दुआएं भी आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको इस वीडियो में वैल्यू दिखे तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। कंजूसी मत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन किसी उस जरूरतमंद व्यक्ति के काम आ सकती है जो हायर पेंशन की आस लगाकर बैठा है। ये अगर आपके काम आ सकती है तो किसी और के काम भी आ सकती है। जरूर शेयर कीजिए दोस्तों, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जहां जहां पर आपको लगता है कि सीनियर सिटीजन को मदद होगी, वहां वहां पर दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने आज तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वैल्यू एडिशन सीनियर सिटीजन के फायदे का चैनल है, उनके लिए बना हुआ चैनल है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत कम चैनल है जो सीनियर सिटीजन के हक की लड़ाई लड़ने को तैयार है, सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करना है ये बताने के लिए तैयार है, उनके लिए कौन सी बेनिफिशियल स्कीम्स आ रही वो करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, जब कुछ ही चुनिंदा चैनल बचे हुए हैं और उसमें वैल्यू एडिशन बहुत अच्छा काम कर रहा है सीनियर सिटीजन के लिए, तो मेरी आप सब सीनियर सिटीजन से, मेरे दोस्तों से विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आपके लिए तो बस एक बटन दबाना है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा मॉरल बूस्टर बन जाता है। हम जब देखते हैं कि लोग इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा मॉरल बढ़ता है और हमको हौसला मिलता है इस लड़ाई को इसी तरह से आगे ले जाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।